देखिए जनरली हम देखते हैं कि जब भी कोई कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है, उसके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर आ जाता है, तो उसके पास एक स्पेशल पावर आ जाती है, एक स्पेशल कम्पिटिटिव एज आ जाती है, जिसके चलते वो मार्केट में और भी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। ये चीज़ इंडिया में हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखी। अगर हम बाहर कंट्रीज़ की बात करें तो गूगल के बारे में हमने देखी है, अमेजन के बारे में देखी है, जहाँ पर अभी एंटी ट्रस्ट के कुछ मामले भी वहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन जब ये चीज़ HDFC बैंक के साथ हो रही है तो शायद कई सारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है। HDFC बैंक की जो शेयर प्राइस है वो मर्जर के बाद लगभग 10% से ज़्यादा गिर चुकी है। अब ऐसे में ये सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में हम HDFC बैंक का इनसाइड आउट एनालिसिस आपके सामने रखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि HDFC बैंक में आखिर कितना पोटेंशियल है और इस मर्जर की वजह से HDFC बैंक को फायदा होगा या फिर नुकसान। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। इस मर्जर के बाद HDFC बैंक दुनिया की चौथी सबसे बड़ी बैंक बन गई है। अब इस लिस्ट में आप देखेंगे तो अकेली इंडियन बैंक है, वो भी चौथी रैंक पे, तो एक सही में एक प्राउड मोमेंट है। लेकिन क्योंकि HDFC बैंक की शेयर प्राइस लगातार गिर रही है मर्जर के बाद, तो ये रैंकिंग अब धीरे धीरे नीचे आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि HDFC बैंक और HDFC दोनों से अलग क्यों है, कैसे थे और क्यों इनका मर्जर का डिसीजन सही या फिर गलत था। जो HDFC ग्रुप है उसकी शुरुआत हुई 1977 में। फिर इसके अंडर में करीब 9 ब्रांड्स धीरे धीरे आ गए, जिन्होंने HDFC की ग्रोथ में बहुत कंट्रीब्यूट किया। HDFC बैंक, HDFC कैपिटल, HDFC इर्गो, HDFC क्रेडिला एटसेट्रा, ये सारे वो ब्रांड्स हैं जो HDFC ग्रुप के अंडर डेवलप हुए। लेकिन HDFC ग्रुप की डेवलपमेंट में, ग्रोथ में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कंट्रीब्यूट किया है तो वो है HDFC बैंक ने। थोड़ी HDFC बैंक की बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये बैंक किस तरह से ऑपरेट करती है। HDFC बैंक की शुरुआत 1994 में हुई। ये इंडिया की पहली ऐसी प्राइवेट बैंक थी जिसको RBI की तरफ से लाइसेंस मिला। बैंक ऑपरेशन शुरू करने के बाद दीपक पारेख ने अपने उनके पुराने दोस्त आदित्य पुरी को अप्रोच किया कि आप आकर बैंक को चलाइए। आदित्य पुरी ने 2 कंडीशन डाली कि मैं बैंक चलाऊंगा, लेकिन नो ताका झाकी, नो टोका टोकी। दीपक पारेख ने उनकी दोनों भी कंडीशंस मान ली और इस तरह से HDFC बैंक का ऑपरेशन तेजी से शुरू हुआ। अब यहाँ पर शुरुआत से HDFC बैंक का जो फोकस था वो था कॉर्पोरेट बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग दोनों को बैलेंस रखना। आज भी आप देखते हैं तो वो 50-50% बैलेंस्ड है। इसकी प्लानिंग बहुत शुरुआत में ही हुई थी। लेकिन देखिए, रिटेल सेगमेंट को अट्रैक्ट करना उतना डिफिकल्ट नहीं रहा HDFC बैंक के लिए। उनके लिए डिफिकल्ट जो था वो था कॉर्पोरेट सेक्टर। अब देखिए, यहाँ पर स्ट्रगल तो थी, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेगमेंट थी अलग अलग बैंक्स के पास ऑलरेडी थी। HDFC बैंक वहाँ पर नहीं थी, तो ऐसे में वहाँ पर मार्केट शेयर कैसे कैप्चर करें, बड़ा सवाल था। तो इनके कुछ सेल्स एग्जीक्यूटिव कंपनीज विजिट करते थे ताकि उनको कन्विंस कर पाए कि आप हमारे साथ बैंकिंग कीजिए, लेकिन कुछ खास रिजल्ट आए नहीं। अब यहीं पर आदित्य पुरी का एक्सपीरियंस उनके काम में आया, जो कि HDFC ज्वाइन करने से पहले सिंगापुर में सिटी बैंक में काम करते थे। तो सिटी बैंक ने उस टाइम कॉर्पोरेट्स को अप्रोच किया था कि आप अपनी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। यही सोल्यूशन HDFC बैंक ने कॉर्पोरेट्स को देना शुरू किया कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को चेक के जरिए सैलरी देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयज़ को भी बहुत टाइम लगता है, बैंक में जाओ फिर वो क्लियर होगा। तो ऐसे में HDFC बैंक ने ये जो सैलरी की पूरी सिस्टम है ये पूरी ऑनलाइन करके क्विक और फास्ट कर दी, जिससे कंपनीज के लिए भी प्रोसेस ईजी हो गई, साथ ही एम्प्लॉयज़ के लिए भी ईजी हो गई, और इसके चलते धीरे धीरे उनके पास कॉर्पोरेट बिजनेस आने लगा। फिर यही सोल्यूशन उन्होंने बाकी कंपनीज को अप्रोच किया, वो भी धीरे धीरे HDFC बैंक के पास आने लगे। पर प्रॉब्लम ये था कि कॉर्पोरेट में जाना है तो कॉर्पोरेट में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, वो होती है कॉर्पोरेट लोन। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं तो अब HDFC बैंक रही छोटी सी बैंक, तो ऐसे में लोन बिजनेस कॉर्पोरेट के साथ कैसे करें, क्योंकि उतने ज़्यादा आपके पास पैसे ही नहीं है। तो इन्होंने फोकस किया कि हम जो सैलरी वाली चीज़ है उस पर फोकस करते हैं, कैश मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं, और जो जिसमें ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर फोकस करते और वहाँ से रेवेन्यू लाते हैं। तो इस तरह से विपरीत परिस्थितियों में इनोवेशन की मदद से इन्होंने पूरा कॉर्पोरेट सेगमेंट कैप्चर करना शुरू किया। अब फिर जैसे जैसे बैंक बड़ी होती चली गई वैसे वैसे वो कॉर्पोरेट्स को लोन ऑफर करने लगे। इनके पास जो रिटेल कस्टमर्स थे उनको भी ये अलग अलग तरीके के लोन्स ऑफर करने लगे। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम ये थी कि HDFC बैंक अपने कस्टमर्स को होम लोन ऑफर नहीं कर पा रही थी, जो कि सबसे ल्यूक्रेटिव सेगमेंट था लोन्स में और सबसे बड़ा भी सेगमेंट था। अब आप सोचेंगे कि HDFC बैंक होम लोन क्यों नहीं दे पा रही थी, आखिर इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। प्रॉब्लम थी एक अग्रीमेंट की जो बना था HDFC बैंक और HDFC के बीच में। इन दोनों के बीच एक डायरेक्ट सेलिंग अग्रीमेंट था जो ये कहता था कि HDFC बैंक के कस्टमर को अगर लोन चाहिए तो वो उन्हें HDFC बैंक से नहीं बल्कि HDFC से लेना होगा, और इस चीज़ के लिए फिर HDFC बैंक को कुछ फीस पे करती थी, और फिर उस पर्टिकुलर क्वार्टर के एंड तक HDFC बैंक उसमें से 70% लोन को खरीद लेती थी। अब इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट की वजह से HDFC बैंक एक तो हाउसिंग लोन में जा नहीं सकता था, दूसरी ओर जो HDFC था वो तो बैंक तो थी नहीं, वो तो NBFC थी। अब उसके पास डिपॉजिट ज़्यादा कहाँ से आएंगे, तो काफ़ी सारा पैसा
वो मार्केट से उठाते थे, साथ ही HDFC बैंक से भी लेते थे, लेकिन थोड़े हायर रेट पर। अब आपके पास अगर डिपॉजिट्स ही थोड़े हायर रेट पर आ रहे हैं बैंक के कंपैरेटिवली, तो आपको लोन भी थोड़े हायर रेट पर ही देने होंगे। और इसी चीज़ की वजह से HDFC धीरे धीरे बाकी बैंक्स के कंपैरेटिवली अपनी कॉम्पिटिटिव एज खो रही थी। और फिर HDFC बैंक के जो कस्टमर्स है जिनको होम लोन चाहिए था, वो HDFC नहीं बल्कि कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनके पास जाकर लोन लेने लगे। एक शॉकिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि HDFC बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उसमें से 70% कस्टमर्स ने HDFC से होम लोन नहीं लिया है, उन्होंने बाकी बैंक से होम लोन लिया है। अब देखिए, ये जो HDFC बैंक की हमारी जो करंट रिसर्च है, इसके बारे में मैं आपको एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इस वीडियो में जो भी कुछ हम बात करने वाले थे उसके रिसर्च पॉइंट हमारे पास ऑलरेडी ही रेडी थे। वो कैसे? तो हमारा एक फाइनेंस क्लब है जो हमने जनवरी मंथ में शुरू किया था, जिसके 1000 मेंबर्स हैं, और हर हफ्ते वहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, जहाँ पर लोगों के अलग अलग स्टॉक से रिलेटेड सवाल आते हैं, जिनकी बिजनेस इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इसमें कई बार HDFC बैंक के इस मर्जर के बारे में बात हुई थी, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को हम ऑलरेडी उनके साथ शेयर कर चुके थे। अब जनवरी मंथ में हमने ट्रायल बेसिस पर इस फाइनेंस क्लब को शुरू किया था और सिर्फ 1000 लोगों को शुरुआत में इसकी मेंबरशिप दी थी। अब इसका रिजल्ट ये रहा कि इस क्लब के जो मेंबर्स है वो वेल इन्फॉर्म रहने लगे, उनको काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होने लगा। साथ ही वो क्लब के जो बाकी मेंबर्स हैं उनके सवाल और जवाबों से भी सीखने लगे, जिसके चलते वो किसी भी स्टॉक का एनालिसिस और बेहतर ढंग से करने लगे। और उनके इस फाइनेंस क्लब के फीडबैक के चलते बाकी लोग भी इस फाइनेंस क्लब में आने लगे। और 1000 लोगों का ये क्लब पूरा होने के बाद फिर हमने इसे कुछ टाइम के लिए क्लोज किया। अब फिर से अगले 1000 मेंबर्स के लिए हम ये क्लब खोल रहे हैं, जहां पर फिलहाल आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस क्लब का मेंबर बनके एक वेल इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना, ताकि आप गलती से गलत राह में गुम ना हो जाओ और एक सही राह पर रह के एक बेटर इन्वेस्टर बन सको। इसे ज्वाइन करने के लिए जो गूगल फॉर्म की लिंक है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। बहुत ही लिमिटेड टाइम ये अपॉर्चुनिटी है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। और के पहले के होम लोन सेगमेंट पर नजर डालते हैं और सिर्फ बैंक्स की बात करते हैं, जिसमें HDFC नहीं आएगा जो कि NBFC है, लेकिन HDFC बैंक आएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जो था वो था SBI के पास 6.4 लाख करोड़ का। फिर आती थी ICICI बैंक, फिर एक्सिस बैंक, और उसके बाद नंबर आता था HDFC बैंक का। यानी अपने हाथ का रेवेन्यू कहीं ना कहीं HDFC ग्रुप यहाँ पर खो रहा था, और यही चीज़ इस मर्जर के साथ इन्होंने करेक्ट की, क्योंकि HDFC को अब थोड़े हायर इंटरेस्ट रेट्स पर डिपॉजिट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस मर्जर के बाद HDFC बैंक के पास जो लो इंटरेस्ट में डिपॉजिट आ रहा है वही इस पूरे बैंक को काम में आएगा। साथ ही फिर ये जो अग्रीमेंट वगैरह वो चीज़ें थी उसकी भी ज़रूरत नहीं रहेगी, और आसानी से अब मर्ज होने के बाद की जो HDFC बैंक है वो सभी को होम लोन भी बेच पाएगी। हालांकि इस मर्जर के बाद अब HDFC बैंक का जो होम लोन का पोर्टफोलियो है वो भी काफ़ी बढ़ गया है, और वो फिलहाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा हो गया है। अब इस चीज़ को आप दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आपके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर आ गया, इसलिए अब आप और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर आ जाता है, अच्छा खासा मार्केट आप ऑलरेडी कैप्चर करते हो, तो ग्रोथ का पोटेंशियल भी कम हो जाता है। अब यही डर कई सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स और रेटिंग एजेंसीज को है। नोमुरा ने रिसेंटली इस मर्जर के बाद HDFC बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है, इसलिए क्योंकि कई सारे लोगों को अभी ये लग रहा है कि HDFC के पास लोन सेगमेंट का 15% मार्केट शेयर है, SBI के पास वो लगभग 27% है। अब जब आपके पास इतना बड़ा मार्केट शेयर आ जाता है तो इंडिया की जो लोन इंडस्ट्री है वो बढ़ रही है 11% से। वही अगर हम HDFC बैंक के पिछले 10 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो वो कंपाउंडेड सालाना 21% की थी, और ये नहीं कि उसके बाद भी वो थमी है। पिछले 5 साल की ग्रोथ कंपाउंडेड सालाना 20% थी, और पिछले 3 साल की भी 19% थी, यानी कि वो रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रही है। लेकिन जो लोन इंडस्ट्री इटसेल्फ जो बढ़ रही है उसकी स्पीड बहुत कम है, वो लगभग 11% की स्पीड से बढ़ रही है। तो कई सारे लोगों को अब ये डर है कि मर्ज्ड एंटिटी बहुत बड़ी हो गई है, तो ऐसे में अगर इंडस्ट्री बहुत तेजी से नहीं बढ़ी तो ये भी नहीं बढ़ेंगे। अब ये हो गई पिक्चर की एक साइड। इंटरेस्टिंग चीज़ है पिक्चर की दूसरी साइड, उसे समझ लेते हैं। अब देखिए, जो कंसर्न आ रहे हैं कि कंपनी बहुत बड़ी बन गई है इंडस्ट्री लेवल पे, तो ये 3-4 साल पहले भी आए थे। उस टाइम भी HDFC बैंक सबसे बड़ी बैंक थी, और प्रॉब्लम लोगों को ये नज़र आ रही थी कि अभी ऑलरेडी बैंक बहुत बड़ी बन चुकी है तो ग्रोथ यहाँ पर बहुत थम जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पर्टिकुलरली हार्डली आपको ऐसी कोई ब्लू चिप कंपनीज दिखेगी जो कंसिस्टेंटली 18% के ऊपर की ग्रोथ दिखा रही है। बहुत ही कम ऐसी कंपनीज है, और उसमें से एक HDFC बैंक थी। तो हमेशा से इस बैंक ने लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है उन्हें बीट ही किया है। अब ये बात सही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी पहले कंपनी ने आउट परफॉर्म किया, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टाइम मैनेजमेंट भी अलग था। उस टाइम आदित्यपुरी बैंक को चला रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, और 2020 से शशिधर जगदीशन चला रहे हैं। अगर एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर पाओ तो वो ये है कि कंपनी की 3 साल पहले की ग्रोथ और अभी 2020 के बाद की ग्रोथ रेट सेम है। ग्रोथ रेट में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया है, यानी नए मैनेजमेंट से जो एक्सपेक्टेशन था वो फिलहाल फुलफिल तो हो रहा है। पर साथ ही इस मर्जर के बाद जो हाउसिंग लोन है उसका भी रास्ता HDFC बैंक के लिए बड़ा क्लियर हो जाएगा। अब आसानी से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन दे पाएंगे, वो भी कम्पिटिटिव रेट्स में। तो बैंक के लिए यहाँ से वो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ आ सकती है, एटलीस्ट अगले कुछ सालों के लिए। क्योंकि अभी भी अगर हम फंडामेंटली देखें तो NPA इनका वन ऑफ द लोएस्ट है।
आप HDFC के NPA को ICICI या फिर बाकी प्राइवेट बैंक से कंपेयर करेंगे तो HDFC बहुत स्वीट स्पॉट पर है। इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देख लीजिए, इनका ROE देख लीजिए, हर एक चीज़ इंडस्ट्री से बेटर है। और ऑलरेडी अगर आपकी चीज़ें सॉर्टेड है और आप बड़े प्लेयर बन गए हैं तो और भी बड़ा पाए मार्केट का आप कैप्चर कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर आप मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर बन जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके ग्रोथ पोटेंशियल पर भी उसका असर पड़ता है। तो ऑफकोर्स होगा कि 20% से नहीं तो कंपनी 17-18% से या फिर 16% से बढ़े, पर जो मोमेंटम बैंक का है और डायरेक्शन जो है वो अभी भी स्ट्रांग ही है। अब बात करते हैं बैंक के वैल्यूएशन की। कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो ऑल टाइम लो पर चला गया है। अब देखिए, अगर कोई कंपनी ऐसी है जो और बड़ी बनती जाए तो इंडिया में जो इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशन है वो तो थोड़े कम ही रहते हैं। लोगों को लगता है कि अब उतनी ग्रोथ नहीं आएगी और इसलिए कोई भी इन्वेस्टर उस कंपनी को प्रीमियम देने के लिए रेडी नहीं होता है और इसका ही रिजल्ट है कम प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो स्वीट साइड अगर कंपनी की देखें तो वो होगी कि अब होम लोन मार्केट को और तेजी से और डीप में जाकर HDFC बैंक ग्रैब कर सकती है। नए मैनेजमेंट की कंटिन्यूस अच्छी परफॉर्मेंस अगर यहाँ पर जारी रही तो उसका भी बैंक को काफी फायदा होगा। और साथ ही HDFC बैंक के पास जो कंपटीटिव एडवांटेज है उसकी मदद से सबसे स्मार्ट चीज जो वो कर सकती है वो है कि नए नए प्रोडक्ट्स लाना और मार्केट में उसमें तुरंत लीडर बन जाना, जैसे कि गूगल करती है। गूगल की खासियत यही है कि कोई भी चीज़ नहीं आ जाती है टेक्नोलॉजी रिलेटेड तो वो ट्राई करती है कि उसमें सबसे पहले जाए और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस को वहाँ पर अट्रैक्ट करे। और ये चीज़ ChatGPT का उन्होंने जब बार्ड कंपटीटर लाया वहाँ पर हमने देखा। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जो मार्केट लीडर हैं वो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम रिस्क के साइड में कुछ चीज़ें देखें तो लोगों की जो रिस्क है वो भी जायज़ है कि अगर कंपनी इतनी बड़ी बन गई है, मार्केट भी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी की ग्रोथ शायद कम हो सकती है। अब ये तो खैर कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता कि क्या ग्रोथ रहेगी, वो तो उसके लिए तो आपको क्वार्टरली बेसिस पर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस चेक करनी होगी कि किस तरह की ग्रोथ वो दिखाते हैं और नंबर्स पर ज़्यादा भरोसा करना पड़ेगा लोगों के या फिर किसी के भी ओपिनियन से। तो ये था हमारा HDFC बैंक का पोस्ट मर्जर एनालिसिस। तो आशा करता हूँ कि आपको पता चली गया होगा कि बैंक ने आखिर मर्जर की डिसीजन क्यों ली। अब धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी खुलेगी तो वैसे ऐसे और भी क्लैरिटी आएगी हम सभी को। तो आपका क्या ओपिनियन है HDFC बैंक पर, इनफैक्ट मर्जर के बाद, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे स्टॉक्स के डीप फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें ताकि बाकी इन्वेस्टर्स भी HDFC बैंक के बारे में अवेयर रहें और उन्हें भी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में डीप में आइडिया आए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।